बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर को हम किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, वेक्टर की रेजोल्यूशन होती क्या है, वेक्टर्स के कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, कंपोनेंट्स की हेल्प से हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि हम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर किस तरह से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर होता क्या है। एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कहाँ से आगे कंपोनेंट। तो बच्चों कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं जो अलोंग द एक्स एक्सिस होते हैं या अलोंग द वाई एक्सिस होते हैं। उनको डिस्क्राइब करना बहुत आसान है। आप बता देते हैं कि हमारे पास ये वेक्टर जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस लेट्स सपोज फोर्स है तो 5 न्यूटन है अलोंग द एक्स एक्सिस, या अगर हम वाई एक्सिस की बात कर लेते हैं तो अलोंग द वाई एक्सिस 10 न्यूटन या 12 न्यूटन की फोर्स है। बड़ी आसानी से आप समझ भी लेते हैं। लेकिन कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं या उनकी डायरेक्शन ना तो अलोंग द एक्स एक्सिस होती है और ना ही अलोंग द वाई एक्सिस होती है, बल्कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो दरमियानी रीजन है उसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये एक वेक्टर ए है, ना तो ये अलोंग द एक्स एक्सिस है ना ही ये वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस है, लेकिन इन दोनों के दरम्यान में पाया जाता है, दरम्यान वाले रीजन में पाया जाता है। ठीक है, ये रहा हमारा वेक्टर। अब इस तरह के वेक्टर जो हैं उसके कंपोनेंट होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके कंपोनेंट हम कैसे मान लें कि इसके कंपोनेंट होते हैं। मैं छोटी सी एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। आप ऐसा करें, आप ज़मीन पे चाक से या किसी भी कोई भी ऐसा मटेरियल ले लें जिससे आप निशान बना सकते हैं। इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लें। ठीक है, उसके बाद एक स्टोन लें, उसके साथ थोड़ा सा धागा बांध लें, स्टोन को बिल्कुल इसके यहाँ पे ओरिजिन पे रखें और एक रस्सी को इस डायरेक्शन में रखें। ठीक है, और उसके बाद उस रस्सी को यूँ खींचें ऐसे। तो आप ये बात नोट करेंगे कि जब आपने रस्सी को खींचा तो स्टोन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। लेट्स सपोज यहाँ पर आ गया, तो इसने दो तरह के फासले तय किए। जब वो यहाँ से यहाँ क्या, एक तो वो इतनी हाइट पर चला गया, दूसरा वो इतना दूर चला गया ओरिजिन से। ठीक है, तो उसने कुछ फासला अलोंग द एक्स एक्सिस भी कवर किया और कुछ फासला अलोंग द वाई एक्सिस भी कवर किया। ठीक है, हमने फोर्स लगाई थी इस डायरेक्शन में, उसने कुछ फासला अलोंग द एक्स एक्सिस कवर करेगा और कुछ फासला अलोंग द वाई एक्सिस कवर करेगा। अब एक्स एक्सिस की तरफ जो फासला तय हुआ, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग लग रही थी, इसीलिए बॉडी अलोंग द एक्स एक्सिस ट्रेवल की। जो फासला वाई एक्सिस के अलोंग कवर किया है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट हो रही थी, जिसकी वजह से इसने फासला अलोंग द वाई एक्सिस कवर किया। तो देखो, हमने तो ये एक फोर्स अप्लाई की थी, इसका मतलब है इसके इसके पास दो कंपोनेंट थे। एक फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस एक्ट हुआ, एक फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस एक्ट हुआ। तो इस तरह से याद रखो, जो भी आपके पास वेक्टर्स होते हैं जो कि ना तो अलोंग द एक्स एक्सिस होते हैं और ना ही अलोंग द वाई एक्सिस होते हैं, बल्कि उनके दरमियान में कहीं रीजन में पाए जाते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कुछ भी एंगल बना सकते हैं, तो उनके पास दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस और एक कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये होते हैं कंपोनेंट। और ये कब होते हैं, जब एक वेक्टर एक्स एक्सिस के ऊपर ना पाया जाए, वाई एक्सिस के ऊपर ना पाया जाए, बल्कि इनके दरम्यान में कहीं रीजन में पाया जाए। ठीक है, तो फिर इसके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, इनको कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है कि वेक्टर को आपने उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। ठीक है, जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं वो आप ब्रेक करके उसमें लिखेंगे। क्या तरीका होता है उसका, दीजिए हमारे पास वही वेक्टर है ए। ठीक है, इसके टॉप से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया अलोंग द एक्स एक्सिस, फिर इसी पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया अलोंग द उसके ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, ये देख सकते हैं मैंने 90 डिग्री के लिए बॉक्स शो किया, यहाँ पर भी 90 डिग्री के लिए एक बॉक्स शो किया। तो ये इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट है और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इसको अगर आप चाहें तो यहाँ की बजाय यहाँ भी ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि देखें ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम है, बल्कि एग्जैक्टली सेम ही है। ठीक है, तो ये आगे इस वेक्टर के दो कंपोनेंट जो फासला अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कवर किया गया, एक ये और एक ये, दोनों में आप देख सकते हैं ये हैं इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स। हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर into or more vectors is called resolution of a vector। एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में ब्रेक करना हमारे पास क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एंड द वेक्टर सो ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। और हमें दो नए वेक्टर मिले, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को क्या कहा जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ द
वेक्टर्स कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 2 से ज़्यादा कैसे? तो 2 कंपोनेंट मिलते हैं जब आप उसको किसी प्लेन में रखते हैं। प्लेन में क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 होते हैं तो उसी रिस्पेक्ट से हमारे पास 2 कंपोनेंट बनते हैं। लेकिन अगर आप स्पेस में चले जाएंगे, स्पेस में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों होते हैं, तो वहाँ पर आपको 3 कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपने देख लिया कि हमारे पास कंपोनेंट्स होते क्या हैं और ये कब आते हैं। ठीक है, हमने इस चीज़ को देख लिया। अब हमने देख लिया कि इसकी हेल्प से हम किस तरह से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कंपोनेंट्स की हेल्प से। ठीक है, तो देखो आपके पास यहाँ पर ये एक ट्राइंगल की शक्ल में शो हो रहा होगा। एक जो है वो कंपोनेंट ये ए एक्स जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसको मैंने यहाँ की बजाय यहाँ ड्रा कर लिया। ठीक है, और दूसरा इसका वर्टिकल कंपोनेंट जिसको मैं ए वाई कह रहा हूँ वो ये रहा हमारे पास। ठीक है, अच्छा। अब अगर आप हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करें तो हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि आप पहला वेक्टर प्लेस करो, फिर दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर की हेड से ज्वाइन करो। ठीक है, जहां से स्टार्ट किया था यानी पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर की हेड से ज्वाइन कर दो, वो आपका रिजल्टेंट होगा। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये क्या है? हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर, फर्ज कर लें 2 वेक्टर थे, आपको याद होगा फॉर्मूला, रिजल्टेंट वेक्टर इज बेसिकली इक्वल टू ए वेक्टर प्लस योर बी वेक्टर। तो यहां पर आपके ए वेक्टर की जगह पे क्या है? ए एक्स, और बी वेक्टर की जगह पर क्या है? ए वाई। तो रिजल्टेंट वेक्टर की जगह पर क्या है? ए। इसी तरह से आपने लिख दिया वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर यानी अलोंग द एक्स कंपोनेंट जो है उसका, और वो वेक्टर जो अलोंग द वाई एक्सिस है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स और आई बेसिकली साथ में यूनिट वेक्टर है इसका। ठीक है, ए एक्स जो है वो मैग्नीट्यूड है अलोंग द एक्स एक्सिस, और आई उसकी डायरेक्शन बता रहा है कि ये अलोंग द एक्स एक्सिस है। ठीक है, ए वाई इज द मैग्नीट्यूड अलोंग द वाई एक्सिस, और जे उसका यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आप वेक्टर को यूं लिख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर की वैल्यूज को। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक वेक्टर है जो इतना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, तो बताइए उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा और वाई कंपोनेंट कितना होगा। ठीक है, हम अगर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट जानना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें कुछ रिलेशन बनाने हैं। ठीक है, वो रिलेशन हम कैसे बनाते हैं बच्चों? हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, साइन, कॉस और टेन का। अगर आपको इनके फार्मूले आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको साइन, कॉस और टेन के फार्मूले नहीं आते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास छोटी सी एक ट्रिक है, ये स्टेटमेंट याद रख लें, आपको कभी भी भूलेंगे नहीं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये स्टेटमेंट याद रख लें, 3 पार्ट्स में इसको ब्रेक कर लें। सम पीपल हैव, इसका फर्स्ट अल्फाबेट एस, फर्स्ट अल्फाबेट पी, फर्स्ट अल्फाबेट एच। ठीक है, कर्ली ब्राउन हेयर फर्स्ट अल्फाबेट लिख लें, इसका सी, इसका बी और इसका हेयर का एच लिख दिया। इसी तरह टेन में भी थ्रू का फर्स्ट अल्फाबेट टी लिख लिया और प्रॉपर का पी लिख लिया, और बेस का हमने ब्रशिंग का हमने बी लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आपने लिख दिया एस पी एच, सी बी एच और टी पी बी। उसके बाद क्या करेंगे? पहले अल्फाबेट के बाद इक्वल 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 लगा दें, सेकंड अल्फाबेट के बाद बाय 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 लगा दें। सही है, ऐसा कर दिया। और जो इसके फर्स्ट है, ये फर्स्ट, एस से क्या बनता है? साइन, साइन थीटा। सी से क्या बनता है? कॉस, कॉस थीटा। टी से क्या बनता है? टेन, टेन थीटा। ठीक है, अच्छा। और जो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने शो भी की हुई है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी ये साइड परपेंडिकुलर है। याद रखो बच्चों, एक बात आपके जहन में होनी चाहिए, हम ये समझते हैं कि हमेशा नीचे वाला बेस होता है, हमेशा नीचे वाला बेस नहीं होता, ये एंगल के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपका थीटा यहाँ पर है तो थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, तो फिर ये डेफिनेटली बेस होगी। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज। तो इसी तरह से ये तीनों साइड है, इसको मैंने शॉर्टली हाइप लिखा हुआ है, इसको प्रेप लिखा हुआ है, यानी परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो अब P से क्या बनता है? परपेंडिकुलर बनता है, और H से हाइपोटेन्यूज बनता है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये बन गया साइन का फार्मूला। इसी तरह कॉस का कर्ली ब्राउन हेयर होता है, तो ब्राउन B से बेस और H से हाइपोटेन्यूज, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। इसी तरह परपेंडिकुलर P और जो बेस होती है वो B होती है, तो हमने यहाँ पर इसको भी लिख दिया, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये तीनों अगर आपको आती हैं तो बड़ी आसानी के साथ आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझ लेंगे, यानी इसको आसानी से इनको ड्राइव कर लेंगे कंपोनेंट्स को। अच्छा जी, अब इनका हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे कॉस थीटा का। ठीक है, कॉस थीटा किसके इक्वल होती है जी? आपको पता है, कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है, तो कॉस इज इक्वल टू बी ओवर एच, यानी बी से बेस और एच से हाइपोटेन्यूज आ जाता है। अब इस ट्राइंगल के अंदर देखिए, ये जो हमने बनाई ये वाली, ठीक है, इसके मुताबिक देखें, थीटा हमारा यहाँ पर है ना, तो थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, ये वाली बेस होगी और ये वाली हाइप होगी। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ पर बेस ऊपर है तो बेस की वैल्यू क्या है? ए एक्स, तो ए एक्स आप ऊपर लिख दें। हाइपोटेन्यूज नीचे है तो हाइपोटेन्यूज बेसिकली वेक्टर ए है हमारा, उसको आप नीचे यूं लिख दें।
ठीक है, ओके। अब क्या करना है, क्योंकि हमें इसके एक्स कंपोनेंट के लिए एक रिलेशन ड्राइव करना है, हम चाहते हैं कि एक वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए रिलेशन फाइंड करना है। तो ये रहा हमारा एक्स कंपोनेंट, ये वाला, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए यहां पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा बन जाएगा, ये मैंने लिख दिया, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इसी तरह से जब हम इसका y कंपोनेंट के लिए एक रिलेशन ड्राइव करना चाहते हैं, तो हम दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसे हम साइन कहते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, साइन थीटा। सम पीपल हैव, ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लिखेंगे। अब परपेंडिकुलर ऊपर है और हाइप नीचे है हमारे पास। परपेंडिकुलर यहां पर देखिए कौन सी साइड है, ये वाली परपेंडिकुलर है, ये वाली ए वाई, इसकी जगह ए वाई लिखें। हाइपोटेन्यूज की जगह पे आप लिखेंगे वेक्टर ए आप क्या, ठीक है, और साइन थीटा उसी तरह से। अब क्योंकि हमें इसके y कंपोनेंट के लिए रिलेशन ड्राइव करना है, जो कि ए वाई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा हमारा इसका y कंपोनेंट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो a यहां पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो a को यहां आके मल्टीप्लाई करिए तो बन जाएगा a साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई। इस तरह से हमने इसको भी देख लिया, ठीक है। ये हमारे पास दो रिलेशन आ गए। पहला रिलेशन आ गया हमारे पास ये ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक्चुअल वेक्टर की जो वैल्यू वो यहां पर पुट करेंगे, और वो कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, वो आप यहां पर पुट करेंगे तो आपको एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा। अगर आप y कंपोनेंट फाइंड करना चाहते हैं तो एक्चुअल वेक्टर की वैल्यू यहां पर उसका मैग्नीट्यूड पुट कर देंगे, ठीक है, और थीटा की वैल्यू यहां पर वो जितना एंगल बना रहा है तो आपको y कंपोनेंट भी यहां पर मिल जाएगा। तो ये दो रिलेशन आगे हमारे पास, अगर हम जानना चाहते हैं x कंपोनेंट की क्या वैल्यू है और y कंपोनेंट की क्या वैल्यू है, ये दो हमारे पास कंपोनेंट हैं वेक्टर के, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यूं लिख लें। आपको पता है ये रिलेशन कि a वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, या आप यूं भी लिख सकते हैं ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर, यानी ए वेक्टर जो कि अलोंग द एक्स एक्सिस है प्लस अलोंग द वाई एक्सिस। तो इनकी वैल्यूज आई हैं, वो वैल्यूज आप यहां पर पुट कर दें। सिंपली आप ए एक्स की जगह पे लिख देंगे ए कॉस थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर आई लिख दें, ठीक हो गया। इसी तरह से जो ए वाई है उसकी वैल्यू भी यहां पर पुट कर दें, ये रहा ए वाई। तो ए वाई किसके इक्वल था हमारे पास, ए साइन थीटा, यहां पर पुट कर दें। साथ में जो ये जे डॉट है ना, ये बेसिकली जे कैप, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इस तरह से हमने वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया। अब अगर हम चाहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकें, अगर हमें कंपोनेंट दिए रहे हैं और हम मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, तो कोई मसला नहीं है, बहुत आसान तरीका है। ये देखें, ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है ना, इसी का इस्तेमाल करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम का हम इसके ऊपर इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो, पाइथागोरस थ्योरम के लिए कंडीशन ये होती है कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए। तो है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, ये रहा हमारे पास एंगल 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो वो क्या कहता है कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। तो आप लगा दें इसके ऊपर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस थ्योरम की हेल्प से हम मैग्नीट्यूड का फार्मूला फाइंड करेंगे वेक्टर के, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्योंकि हमारा जो वेक्टर है ना, वो ये एक्चुअल वेक्टर ये है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये ऑलरेडी एक तरफ है, उसके ऊपर स्केयर आया हुआ है, हमें स्केयर नहीं चाहिए, हमें वेक्टर की वैल्यू एग्जैक्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इधर भी हम स्केयर रूट ले लेंगे और इधर भी स्केयर रूट ले लेंगे, ताकि ये इसका स्केयर खत्म हो जाए। अब ये स्केयर रूट से कट जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, ए को, ए मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और बेस क्या है आपको पता है, बेस हमारे पास ए एक्स है, ये रही बेस ए एक्स, उसकी जगह ए एक्स आ जाएगा, बाहर स्क्वायर था तो स्क्वायर लग जाएगा। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, ये वाला परपेंडिकुलर ए वाई, उसकी जगह पे आप ए वाई लिख दें। तो ये आपको बहुत ही आसानी के साथ सिंपल वे में आपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब ये जो फार्मूला है, ये वाला ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ये आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप प्लेन में होते हैं। लेकिन अगर आप स्पेस की बात करते हैं, स्पेस के अंदर आपको पता है तीन हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो उसी रिस्पेक्ट से एक कंपोनेंट इसमें और आ जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, बस इतना सा काम है, यानी एक कंपोनेंट इसके अंदर मजीद उसका इजाफा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, अगर आप स्पेस के अंदर हैं तो स्पेस में भी आप इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। ओके बच्चों, फिर हम देखते हैं कि उसकी डायरेक्शन किधर है, ठीक है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करेंगे जो कि tan है, सही है। हम कंपोनेंट हमें दिए जाएं और हम वेक्टर की डायरेक्शन बआसानी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, उसके लिए हम tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। आप जानते हैं इसके लिए रिलेशन हमें पता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है, थ्रू
प्रॉपर ब्रशिंग, तो टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर इसके मुताबिक क्या है परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर ए वाई, यहाँ पे आप लिख देंगे ए वाई, और बेस क्या है हमारे पास, ये रही बेस ए एक्स, यहाँ पे आप लिख देंगे ए एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। लेकिन हमें चाहिए एंगल, एंगल क्या है, थीटा, ठीक है, इस थीटा की वैल्यू चाहिए हमें। टेन इस तरफ है, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये इनवर्स में आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ए वाई बाई ए एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास एंगल मिल जाएगा आपको। अगर आपको कंपोनेंट्स दिए हुए हैं तो आप बासानी एक वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं।